जिसमें हमने ये देखा कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारे पार्ट्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं होना बीमार। ये एक कहानी है, स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए देखते हैं। सो नहीं होना बीमार, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। सुधाकर काका पड़ोस में रहते हैं। उनको देखकर जो लेखक है वो अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी नानी जी उनको साथ लेकर सुधाकर काका को देखने गई जो बीमार थे। सुधाकर काका जो है वो बीमार थे, वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। मतलब जो लेखक है उनको पहली बार ऐसा मौका मिला कि वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। बहुत सारे बेड्स ऐसे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। व्हाइट पिलो कवर है, व्हाइट बेडशीट है, रेड ब्लैंकेट है, ग्रीन यहाँ पे कर्टेन्स देख सकते हैं। मतलब इस कहानी में कितनी डिटेल से समझाया गया है कि किस तरीके से हॉस्पिटल का जो एनवायरमेंट है या वहां पर किस तरीके से क्या चीज रखी होती है या होती है। ठीक है, तो वहां पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेड पर एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए हैं। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने, सिरहाने मतलब तकिए है ना, जो तकिए वाला एरिया होता है इस साइड वाला, सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। यहाँ देख सकते हैं नानी जी ने सुधाकर काका के सर पे से हाथ फेरा और उनसे उनका हालचाल पूछा। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर, न मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। लेकिन इधर नानी जी तो बातचीत करने लगी सुधाकर काका से, लेकिन ये जो लेखक है इसको एनवायरमेंट देखने में, मतलब जो हॉस्पिटल का वातावरण है उसको देखने में बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे खिड़कियों के बाहर और वहां बहुत साफ सफाई थी, कोई मच्छर मक्खी देखने को नहीं मिल रहा था। देन तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। यहाँ हम देख सकते हैं सफेद कपड़े पहने हुए एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया, जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं वैसे उन्होंने सिर हिलाया। फिर आगे लिखा है और काका को दवा खिलाई। नर्स ने नमस्ते करने के बाद काका जी जो बेड पे लेटे थे, मरीज थे, तो उनको दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स ने पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। तो जब ये मिलने गए थे ना सुधाकर काका से, तो नानी जी खीर बनाकर ले गई थी। नर्स से नानी जी ने पूछा क्या ये खीर मैं खिला सकती हूँ, साबूदाने की खीर जो लेकर आई हूँ साथ में। तो नर्स ने कहा हाँ आप खिला दीजिएगा। तो जैसे ही नर्स गई उसके बाद नानी जी ने धीरे धीरे साबूदाने की खीर काका को खिलाई। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। क्या ठाठ है बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो ये जो कहानी है लेखक ने अपने बचपन के बारे में लिखी है। उस वक्त लेखक को इतना पता नहीं है कि जब हम बीमार होते हैं तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उसे सिर्फ अभी ये दिख रहा है उस बच्चे को कि बीमार होना मतलब साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहना, जैसे सुधाकर काका लेटे हुए हैं, साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी है ना, और सब केयर भी कर रहे हैं। तो वो सोचता है काश मैं इनकी जगह पर होता, काश मैं बीमार होता। और वो कहता है कि कब मैं बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो अब उस दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है कि इसने होमवर्क नहीं किया था बच्चे ने। अब होमवर्क नहीं था तो स्कूल जाने का बहाना, स्कूल ना जाने का बहाना चाहिए। तो उसने सोचा आज बीमारी का बहाना कर लेते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। नानी जी उसके पास गई कि क्यों नहीं उठ रहा है रजाई में से, क्यों नहीं स्कूल जाने को तैयार हो रहा है। तो कहता है कि आज मैं बीमार हूँ। तो नानी कहती है क्या हो गया। तो फिर जवाब आता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में
चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अनुमान लगाना मतलब और गतिविधि मतलब जो भी चीजें घर में हो रही थी, कामकाज हो रहे थे या जो भी बातचीत हो रही थी उसका अंदाजा लगाना। अनुमान लगाना मतलब अंदाजा लगाना। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। अनुमान लगाना मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। कुसुम मौसी नाश्ता जैसे रोज करते करते बस आती है तो बस को पकड़ने के लिए आधा नाश्ता छोड़कर भागती है, तो वो आज ऐसे भागी होंगी। मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा होगा। मामा जी ने साइकिल उठाई। अब वो सब चले गए। अब घर में जो ये लेखक है ये अकेले बच गए। पता नहीं कब झपकी सी आ गई और फिर झपकी यानी नींद से फिर से आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? नाना जी देखने आए और पूछे क्या हो गया। तो आगे देखते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा यहाँ देख सकते हो, बुखार आ गया। मैंने कराहते हुए कहा। कराहना मतलब दुख की आवाज के साथ बोला कि बुखार आ गया। देखे, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। नब्ज देखना मतलब जो हमारा रिस्ट होता है जहां पे हम घड़ी पहनते हैं हाथ में, वहां का एरिया, वहां पर नस होती है हमारी, उसको पकड़कर चेक करना कि हार्ट बीट वगैरह हमारी नब्ज जो है कैसे चल रही है। पेट को छुआ और फिर माथा छुआ। माथा छूना मतलब जब फीवर होता है तो हमारे सिर को, फोरहेड को टच करके देखते हैं कि गर्म तो नहीं है बॉडी, है ना। तो नाना जी ने ये किया। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। नाना जी ने जैसे ही सिर टच किया तो क्योंकि वो बच्चा तो बहाना कर रहा है तो उसका सिर गर्म ही नहीं था, तो नाना जी ने कहा बुखार तो नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। तो अब ये बच्चा बोला कि आपको नहीं पता चल रहा है टच करने से, प्लीज थर्मामीटर लगाकर चेक करिए कि मुझे बुखार है कि नहीं। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं, और अगर ज्यादा होता है एक लिमिटेड क्राइटेरिया से तो हम कहते हैं कि फीवर है। ओके ना, मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। थर्मामीटर मिला ही नहीं, अगर मिलता भी तो उसको चेक भी करते तो नंबर तो इन्हीं को पढ़ने को दिया जाता इस बच्चे को, है ना। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नानी नानी जी बोली, आज इसे कुछ खाने को मत दो, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। अब जैसे बच्चे ने कहा पेट दुख रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, तो नाना जी ने एक पुड़िया मतलब पहले दवाइयों को एक कागज के टुकड़े में ऐसे फोल्ड करके दिया जाता था, वो खानी पड़ी इसको, कड़वी है ना। फिर काढ़ा बना के नानी जी ने दिया और कहा इसको आज कुछ खाने को नहीं देते हैं, शाम को देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। आगे देखते हैं। दोनों चले गए, मतलब नाना नानी जी अब चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, मतलब नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं, मतलब बाहर जाऊं और बाहर जाकर खेलूं, देखूं गली में क्या चल रहा है, देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी है। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, ऊब मतलब क्या होता है कि मतलब बोरियत, कितना भी बोर हो रहे हो लेटे ही रहना है। क्योंकि आप सुनते होंगे जब आप बीमार होते हैं तो घर के सभी लोग कहते हैं चुप करके लेट जाओ, इधर घूमना फिरना नहीं है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, है ना। सो अब इसे गली में क्या चहल पहल हो रही है कि तेज राम जो एक दुकान है वहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, बच्चा ये रोज ऑब्जर्व करता होगा, तो ये चीजें देखने का उसका मन हो रहा है कि ड्राई क्लीनर क्या कर रहा है, जो चंदू भाई ड्राई क्लीनर है, या महेश घी सेंटर पे वो मलाई का जो भगोना है वो आंच पर चढ़ा के नहीं, भगोना मतलब जो बड़ा सा बर्तन होता है घी बनाने की जो प्रोसेस होती है वो हो रही है कि नहीं, टेलीफोन के जो तार है उस पर कितनी चिड़िया बैठी है, राइट। सो ये कुछ उसके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं देखने के। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातों को सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। जैसे ही बाहर कुछ आहट होती, आवाज होती, बैठा हुआ रहता था तो फिर से लेट जाता था ताकि किसी को शक ना हो कि इन्होंने झूठ बोला है, ये बीमार नहीं है। फिर नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अब थोड़े थोड़े समय में दवाइयां तो दी जाती हैं, तो बच्चे ने कहा कि मैं ठीक हूं, फिर भी नाना जी ने एक और पुड़िया खिला दी। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। हत्या हो चुकना मतलब कि नानी जी ने पहले ही कह दिया था कि आज इसको कुछ खाने को नहीं देंगे, तो साबूदाने की खीर तो मिलने वाली थी नहीं। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लगी है तो वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे।
मतलब अब भूख लग रही थी तो नानी जी ने तो सुबह मना कर दिया कि इनको कुछ खाना नहीं देना है, लेकिन अगर अब वो कहने गए कि मुझे भूख लगी है नानी जी, तो वो क्या कहेंगे, दूध पी ले। या फिर वो नाना जी से पूछेंगी कि अरे इसको भूख लगी है, तो नाना जी क्या कहेंगे कि कुछ भी तबीयत ढीली होना मतलब कुछ भी प्रॉब्लम शरीर में अगर हो रही है तो आप भूखे रहो, खाना मत खाओ कुछ समय। इससे सारे विकार, विकार मतलब दोष, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद काटे खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई। अब बोर हो रहा था वो बच्चा, कितनी देर कोई लेटा रह सकता है। जो हॉस्पिटल में देखा था कि काका लेटे हुए तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि काश ऐसे आराम से लेटते, अब पता चल रहा है कि लेटे रहना, पड़े रहना कितना बोरियत है। इससे अच्छा तो बच्चे को ये लग रहा है कि मैं स्कूल चला जाता तो थोड़ी पनिशमेंट मिलती, लेकिन लंच में तो अमरूद खाता या जो बाहर चीजें मिलती है ठेले पर वो सब खाने को मिलती, राइट। रिसेस यानी जो लंच समय होता है उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद फिर से उसे नींद लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, अभी सारी चीजें उसे दिखने लगी, क्योंकि भूख लगी थी तो वही वही वो सोचे जा रहा था। और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर उसे दिख रही थी। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों, क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती, कोई मना करता है? तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे साबूदाना की खीर होती है वो हम व्रत के समय बनाते हैं, या कोई उपवास, उपवास मतलब क्या होता है, फास्ट रखना, उपव्रत रखना, है ना। तो व्रत के समय में खाई जाती है, या कोई बीमार हो तो खिलाते हैं। तो ये चीजें क्या तभी बनाई जा सकती है और कभी नहीं बनाई जा सकती? क्या किसी ने रोका है क्या? ऐसे क्वेश्चंस बच्चे के मन में आ रहे हैं। हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई, पूरा दिन कोई कैसे लेटे रहे, और शाम को, क्या शाम को भी नानी जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा हूंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिन गया, होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे, मैं रुआसा हो गया। अब इसलिए क्या हुआ, लेखक कह रहे हैं कि अब इतना बहाना किया तो खुद को कह रहे हैं कि बहुत समझदार बन रहा था ना, और बीमारी का नाटक करो, बिस्तर पर पड़े रहो। इतना बच्चे जो बाहर हैं गली में वो खेल रहे होंगे और वो बिस्तर पे पड़े रहेंगे, तो इससे उन्हें बोरियत हो रही थी। मन में क्वेश्चन आ रहे थे, क्या नानी जी या नाना जी शाम को खेलने जाने देंगे बाहर, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। फिर कि होमवर्क आज का भी रह गया, अब किससे कॉपी मांगेंगे, तो ये सब सोच सोच के मन में क्वेश्चंस डेवलप हो रहे थे। आगे देखते हैं। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? और बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद अब सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा, मुझे सोता जान लौट गया होगा। अब 1 बजे के आसपास का समय हो गया, कुछ खटर पटर आवाजें हुई तो उसे लगा जो उसका मुन्नू भाई है वो स्कूल आ गया है। बर्तनों की आवाज से लगा कि कोई खाना खाने बैठा हुआ है, ये सारे लोग खाना खा रहे हैं। और फिर उसे लगा कि वो देखने भी नहीं आया उसका भाई जो है, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है आया हो दबे पांव, मतलब धीरे से आया हो और देखा हो कि मैं सोया हूं, तो मुझे सोता जान मतलब सोता हुआ देखकर वो लौट कर चला गया हो। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही हैं, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। अब उसे गुस्सा आ रहा है कि कोई पूछने भी नहीं आया, बाकी लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना चबाने की आवाजें आ रही हैं। अब वो सोच रहा है कि अगर कोई बोलने आता कि तुम क्या खाओगे तो मैं साबूदाने की खीर ही तो कहता, कोई बड़ी चीज जैसे ताजमहल थोड़ी मांग रहा था। लेकिन नहीं, क्या करने को कहा गया है कि भूखे रहो, और इससे क्या होगा, सारे विकार, सारी जो गंदगी है शरीर के दुख है वो खत्म हो जाएंगे। अब इसको ऐसा लगता है कि इस विकार निकल जाए के चक्कर में कहीं तुम खुद शिकार ना हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा, खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे की बघार, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। अब दाल चावल किस तरीके से बनते हैं, सब स्वाद उसको याद आ रहा है कि हींग जीरा पड़ा होगा। बघार मतलब छोंक लगाना, जो खाना बनाने से पहले खाने में जो हम छौंक लगाते हैं उसको कहा जाता है। किस तरीके से बना है, देसी घी का स्वाद सब याद आ रहा है। फिर नींबू निचोड़ा होगा वो भी याद आ रहा है, राइट। सो थोड़ा सा कोई इस बीमार को भी दे देता है, ऐसे उसके मन में फीलिंग आ रही है। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं।
जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा, हाँ, दाल चावल और तली हुई मिर्च। तो वही खाना बना था और सब लोग वही खा रहे थे। अब आगे लिखा है, लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्खड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। अब यहाँ पर उसने देखा कि सब खाना तो खा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है मुन्नू, वो आम खा रहा है। इस समय में आम कहाँ से आया? तो उसे ऐसा अंदाजा लगा कि जो बंबई वाले चाचा जी हैं उन्होंने भेजा होगा। और फिर वो देखता है कि कैसे वो पूरे हाथ को सानना, हाथ सानना मतलब हाथ को गंदा करके और खा रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि झूठ बोला था घर में, उस झूठ को छुपा चुपचाप, कुड़न मतलब चिढ़कर, गुस्से में, जलन की भावना से कि उसके भाई जो खा रहा है, वो वापस से बिस्तर पे आ गया, लेट गया और उस दिन वो भूखा रहा और सारे विकार जो नाना जी ने कहा था वो उसके शरीर से निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि बहुत बोरियत का सामना उसे उस दिन करना पड़ा। तो ये कहानी लिखी है स्वयं प्रकाश जी ने। कितनी प्यारी कहानी थी, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक से परिचय, इनका जो जीवन काल है 1947 से 2019 तक था। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए मन लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया। रोचकता मतलब आपने जो कहानी अभी रीड की तो उसमें देखा आपने कितने अच्छे से बताया गया है कि हॉस्पिटल कैसा दिखता है, फिर कैसे क्या खा रहे होंगे, है ना। आम को चूसते हैं तो उस वक्त किस तरीके, आम को खाते वक्त जो एक्सप्रेशंस हैं, किस तरीके से उसे गुस्सा आ रहा है, उसके बच्चे का जो, उसके भाई का जो बिहेवियर है, वो सब चीजें इतनी डिटेल में कहानी में बताई गई है, राइट नाउ। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। वो अपने बारे में बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अच्छा वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। उनकी कहानियां ना केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं मतलब ये सारी किताबें या ये सारी जो कहानियां वगैरह है ये उन्होंने लिखी हैं। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा और अच्छे से समझा। जहां पे जो टफ वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको बताए। ट्राई करिएगा उन वर्ड्स को पॉज करके और कॉपी में लिखने